सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे गैजेट्स को चलाती है। ये हर जगह है। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। और आज हम इसी की कहानी को समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एसी की उस लहर को समझेंगे जिस पर सब कुछ टिका है। फिर मिलेंगे सर्किट के 3 बड़े खिलाड़ियों से। देखेंगे कि ये सब साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इनकी कुछ कमाल की सुपर पावर्स को जानेंगे और आखिर में पावर फैक्टर की पहेली को भी सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बिजली की अपनी धुन उसकी लय को पकड़ते हैं, क्योंकि देखिए अगर एसी की इस बुनियादी तरंग को समझ लिया तो आगे का पूरा खेल समझना आसान हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट आखिर है क्या? इसका राज इसके नाम में ही है। ऑल्टरनेटिंग मतलब जो बदलता रहे। ये एक ऐसी करंट है जो कभी एक जगह टिकती ही नहीं, एक लय में लगातार आगे पीछे होती रहती है, अपनी दिशा बदलती रहती है। और मजे की बात यह है कि इसका यही न रुकने वाला स्वभाव ही इसे इतना पावरफुल और इतना काम का बनाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके भाई डायरेक्ट करंट यानी डीसी से करना। सोचिए, डीसी एक शांत नदी की तरह है, बस एक ही दिशा में एक ही रफ्तार से बहती जा रही है। और एसी वो समंदर की लहरों जैसी है, लगातार ऊपर नीचे अपनी दिशा बदलती हुई। अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो डीसी एक सीधी सपाट लाइन है और एसी एक खूबसूरत वेव बनाती है। अब यहाँ एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर कोई चीज लगातार बदल रही है, जीरो से टॉप पर जा रही है और फिर वापस जीरो, तो भाई उसकी ताकत को मापें कैसे? हमें काम करने के लिए कोई एक फिक्स्ड नंबर तो चाहिए ना। और यहीं पर एंट्री होती है रूट मीन स्क्वायर की, जिसे हम शॉर्ट में आरएमएस कहते हैं। ये बस एक स्मार्ट तरीका है इस बदलती हुई एसी की एक काम की वैल्यू निकालने का। मतलब ये हमें वो एक नंबर देता है जो बताता है कि ये एसी असल में कितना दम रखती है, बिल्कुल उतना ही जितना कि एक बराबर बहने वाली डीसी करंट रखती। इसे ऐसे समझिए, जब कोई कहता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की एसी आती है, तो वो असल में इसकी आरएमएस वैल्यू की ही बात कर रहा होता है। इसका मतलब सीधा सा है, ये 220 वोल्ट की ऊपर नीचे होती एसी एक हीटर को ठीक उतनी ही गर्मी देगी जितनी एक 220 वोल्ट की सीधी साधी डीसी बैटरी देगी। तो आरएमएस हमें एक भरोसेमंद नंबर देता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एसी की वेव को तो समझ गए। अब वक्त है उन 3 महारथियों से मिलने का जो इस वेव के साथ मिलकर पूरा खेल रचते हैं। ये किसी भी एसी सर्किट की कह सकते हैं बुनियाद हैं। तो ये 3 खिलाड़ी कौन हैं? पहला है रेजिस्टर। इसका काम सीधा है, बस करंट के रास्ते में थोड़ी रुकावट डालना। फिर आता है इंडक्टर, जिसे करंट में जरा भी बदलाव पसंद नहीं। और आखिर में है कैपेसिटर, जो वोल्टेज को बदलने से रोकता है। जब ये तीनों एसी के साथ मिलते हैं ना, तो इनकी जुगलबंदी देखने लायक होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टर की। ये टीम का सबसे सीधा साधा मेंबर है। इसमें करंट और वोल्टेज समझिए पक्के दोस्त हैं। एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ दिशा बदलते हैं। मतलब इनमें कमाल का तालमेल है। टेक्निकल कहें तो ये इन फेज होते हैं। अब आता है इंडक्टर, और ये कहानी में थोड़ा ड्रामा ले आता है। इसकी आदत है कि ये करंट को बदलने से रोकता है। नतीजा, वोल्टेज रेस में आगे निकल जाता है और करंट बेचारा हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता है। हम कहते हैं कि करंट लैग कर रहा है, और ये जो फासला है ना, ये ठीक 90 डिग्री का होता है। और फिर है कैपेसिटर, जो इंडक्टर का एकदम उल्टा है। ये वोल्टेज को बदलने से रोकता है। तो इस बार क्या होता है? इस बार करंट रेस में बाजी मार लेता है। वो 90 डिग्री से लीड करता है और वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो क्या होगा जब हम इन तीनों को, सीधे साधे रेजिस्टर को, पीछे खींचने वाले इंडक्टर को और आगे धकेलने वाले कैपेसिटर को एक ही सर्किट में डाल दें? यहीं से असली मजा शुरू होता है। अब सवाल ये है कि इन तीनों का मिला जुला विरोध यानी टोटल ऑपोजिशन कितना होगा? इस टोटल ऑपोजिशन का एक खास नाम है इम्पीडेंस। इसे हम Z से दिखाते हैं। समझिए, ये एसी सर्किट का असली गेटकीपर है। ये सिर्फ रेजिस्टर की रुकावट को ही नहीं, बल्कि इंडक्टर और कैपेसिटर की खींचतान को भी अपने हिसाब में रखता है। और ये वो फॉर्मूला है जो इन सारी ताकतों को एक साथ लाता है।
अब देखिए, ये इन सबको सीधे सीधे नहीं जोड़ता। ये थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम जैसा है। ये रेजिस्टर की सीधी रुकावट और इंडक्टर कैपेसिटर की खींचतान के बीच के अंतर को मिलाकर हमें टोटल इम्पीडेंस यानी Z बताता है। और इतनी मेहनत करके इम्पीडेंस निकालने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये इतने मुश्किल सर्किट को भी एक सिंपल से फॉर्मूले में बदल देता है। I = V/Z। ये तो ओम का नियम जैसा ही है। मतलब एक बार Z मिल गया तो पूरे सर्किट का करंट निकालना बच्चों का खेल है। तो ठीक है, हमने नियम तो समझ लिए। अब चलिए थोड़ा असली जादू देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत मिलकर कैसे कुछ कमाल की टेक्नोलॉजी को जन्म देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे पास एक तरफ इंडक्टर है जो करंट को पीछे खींच रहा है, दूसरी तरफ कैपेसिटर है जो उसे आगे धकेल रहा है। क्या हो अगर हम इन दोनों की खींचतान को बिल्कुल बराबर कर दें, एक दूसरे के खिलाफ एकदम बराबर? बस इसी जादुई पॉइंट को कहते हैं रेजोनेंस। ये एक खास फ्रीक्वेंसी पर होता है जब इंडक्टर का खिंचाव और कैपेसिटर का धक्का एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। और इसका नतीजा जबरदस्त होता है। जैसे ही ये खींचतान खत्म होती है, सर्किट का टोटल विरोध यानी इम्पीडेंस एकदम से गिर जाता है। और जब रुकावट सबसे कम हो तो करंट अपनी मैक्सिमम रफ्तार से बहता है। अगली बार जब कोई अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन लगाएगा तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो असल में रेजोनेंस के सिद्धांत का ही इस्तेमाल कर रहा है। एसी की दूसरी सुपर पावर है ट्रांसफॉर्मर। ये चीज दिखने में सिंपल है पर इसका काम शानदार है। सोचिए, एक कॉइल में एसी दौड़ रही है जिससे एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये फील्ड पास रखी दूसरी कॉइल में एक नया एसी वोल्टेज बना देता है और बस कॉइल्स के घेरों को बदलकर हम वोल्टेज को मर्जी के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं। ये वो जादू है जो डीसी के साथ कभी मुमकिन नहीं हो सकता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चलिए बात करते हैं पावर की। एसी सर्किट में एक दिलचस्प बात होती है, जितनी पावर भेजी जाती है जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी काम में आए। और यहीं से शुरू होती है पावर फैक्टर की पहेली। तो पावर फैक्टर बस एक स्कोर है जो ये बताता है कि सर्किट कितनी एफिशिएंटली बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। अगर स्कोर 1 है मतलब 100% एफिशिएंसी, सारी की सारी पावर काम आ रही है। और अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि पावर बस सर्किट में जाकर वापस आ रही है बिना कोई काम किए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खाली झूले को धक्का देना। मेहनत तो लग रही है पर कोई नतीजा नहीं। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि एसी की असली ताकत उसके स्थिर न रहने में है। उसका लगातार बदलना, उसकी वो लय ही उसे ट्रांसफॉर्मर और रेजोनेंस जैसी टेक्नोलॉजी की जान बनाती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, प्रकृति और टेक्नोलॉजी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्थिरता पर नहीं बल्कि इसी तरह के उतार चढ़ाव पर फलती फूलती हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।